तो देख लिया ग्लिम्स, अभी रुको फाइनल रिवील बाकी है, पूरी वीडियो देखकर जाना। तो हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 3 आ चुका है और एज वी नो एचबीओ ने फिर से वही करा जो हर बार करते आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक की बात है, सबसे फेमस कैरेक्टर है डेमन टारगेरियन, बट मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एमन टारगेरियन आफ्टर डेमन टारगेरियन। तो मैं पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूं, मैं क्या बनाने वाला हूं। तो इसकी जो स्टोरी होगी, स्टोरी जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि भाई मैं वो बंदा हूं जो स्टोरी से दूर दूर तक नाता नहीं रखता, बस मुझे चाहिए विजुअल्स। मेरी वीडियो में आपको दिखेगा बस बड़े बड़े विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी, एपिक सीन्स बस, और उसके अलावा स्टोरी का नामो निशान नहीं होता। और जब भी मैं स्टोरी ट्राई करता हूँ फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। तो देखो मैं आपको सीन एक्सप्लेन करता हूँ। तो पानी में जा रही है एक बोट, और वो बोट है रेनेरिया टारगेरियंस के साइड की, और कुछ अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए गए। सनसेट का टाइम हो रहा है, थोड़ा ऑरेंज कलर का पूरा टोन होगा इसका, और अचानक से कहां से आवाज आती है, कुछ आ रहा है बोट की तरफ, और वो नन अदर देन है एमेंट अपने वेगार के साथ, जो कि सबसे बड़ा ड्रैगन है, और वो एपिक सीन के साथ आएगा और उसके बाद बस खत्म। तो देखो भाई ये सुनने में इतना कुछ खास लगता नहीं है, और बनने के बाद आपने थोड़े ग्लिम्स देख ही लिए उसके क्या होने वाला है वो, क्योंकि भाई मैं इससे ज्यादा आगे लेवल पर जा नहीं सकता, क्योंकि मैं ये सब कुछ बना रहा हूँ स्मार्टफोन में। और टेंशन मत लेना, मैं पूरा शूट से लेके वीएफएक्स से लेके एडिटिंग का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये जो एमेंट टारगेरियन का आई पैच है, मैं उसे 3D प्रिंट करने वाला हूँ, वो भी ट्रिब्यूट से। तो इसने भी यहाँ ये 3D प्रिंट करना शुरू कर दिया है, अराउंड 15 मिनट्स का टाइम है इसके अंदर। और अगर आपको भी कुछ ऐसी चीजें प्रिंट करनी है, यूजफुल थिंग्स, कस्टमाइज चीजें, तो अभी विजिट करें tribute.com या फिर ट्रिब्यूट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर जाकर डीएम करें। तो सबसे बड़ी मेन चीज मेरे हाथ में आ चुकी है, और वो है ये, एक बार पहन के देखते हैं। तो मेरी वीडियो में एक्टर्स कौन हो गए? तो भाई ऑब्वियसली बात है कि भाई मैं तो वीडियो में होगा ही, बट एमन टारगेरियन प्ले करते हुए नहीं, उसके लिए कोई और प्ले करने वाला है, क्योंकि मेरे पास है वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर्स। जल्दी आपको इसी वीडियो में देखने मिलेंगे अब। तो देखो भाई, जब एक बंदा ड्रैगन में बैठेगा तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है तो अब इन्वायरमेंट कैसे बनाए गए? सीधी सी बात है, बोर्ड बनाए गए, पानी में जाके शूट करेंगे। और क्या ये पॉसिबल होता जब हमारे पास होता है एचबीओ जितना बजट, बट मेरा बजट है तो पहले स्टेप से शुरू करते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग, जिसको मैं नॉर्मली ग्रीन स्क्रीन पर शूट करने वाला हूँ। और जो मेरा मेन लाइट सोर्स है वो है ट्यूब लाइट, और जो सीन के लिए सनसेट के लिए सनलाइट चाहिए, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक रिंग लाइट। और जो ये रिंग लाइट है एकदम हार्श लाइट दे रही है अपनी मेरी बॉडी पर, जिसके से ऑपोजिट जो साइड है वो थोड़ा सा डार्क हो गया, तो उसके लिए मैंने एक अनदर आरजीबी लाइट यूज किया, जो माइनर से चेंजेस करके उसे थोड़ा व्हाइट कर देगा। और मैंने जितने भी सीन शूट किया सब में ब्लोवर यूज हुआ है, पर जो मेरे वाले सीन है उसके अंदर थोड़ी स्पीड कम थी, और बाकी एमन टारगेरियन वाले सीन है उसमें काफी फुल स्पीड में इसे यूज किया गया है, बिकॉज वो ड्रैगन पे आ रहा है और मैं बोट में खड़ा हूँ, तो उसे डिफरेंट दिखाने के लिए वो अलग अलग लेवल्स के विंड दिखाई गई है। तो अब आते हैं एडिटिंग के प्रोसेस पे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए CGI मॉडल, जिसके लिए ऑब्वियसली मैं स्केचफेब पर जाऊंगा, वहां पर फ्री मॉडल्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो वहां जाकर मैंने सबसे पहले ढूंढा एक बोट, जो कि ओल्ड टाइप की मुझे बोट चाहिए थी। परफेक्ट बोट ढूंढने के बाद मैंने उसे डाउनलोड किया GLTF फॉर्मेट में, और प्रिज्मा 3D में इंपोर्ट किया सिंपली। और जैसे मैंने बताया था ये बोट है ब्लैक टीम वालों की, तो उसके लिए मुझे कुछ सिंबल्स बताना पड़ेगा कि ये ब्लैक टीम से बिलोंग करती है। तो उसके लिए मैंने एक फ्लैग एनिमेशन डाउनलोड किया, और उस फ्लैग के ऊपर नॉर्मली मैंने टारगेरियंस का टेक्सचर लगा दिया, और अपने अकॉर्डिंग कैमरा एंगल डाल के उसके अंदर शॉट ले लिया मैंने। और जितने भी इसके अंदर शॉट दिख रहे हैं वो कंप्लीटली CGI नहीं है, CGI की हेल्प ली गई है, बाकी उसको अलाइड मोशन में लाके कंपोजिट किया गया है। तो उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो नॉर्मली मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है, जैसे समझ लो कि बोट है, तो मैंने बोर्ड पे जो लाइटिंग चाहिए अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर दिया, और मैंने एक्सपोर्ट करते टाइम पे बैकग्राउंड को कर दिया ब्लू या फिर ग्रीन, जो उसके ऑपोजिट में हो, और अलाइड मोशन में आके क्रोमा की से उसका बैकग्राउंड रिमूव किया। और बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज यूज किया, ये मैंने बनाया हूँ ChatGPT से। तो जितने भी स्काई देख रहे हैं आप, पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, वो अलाइड मोशन में आके कंपोजिट हुआ है, जो कि मैंने ChatGPT से 3-4 वेरिएशन उसके अलग अलग बनवा के ले लिया। तो अब मैं ये वाले सीन को एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए। तो नॉर्मली मैंने क्या करा, बोर्ड को वहीं पर ही रखा और अपना कैमरा मूवमेंट किया प्रिज्मा 3D में। और रिफ्लेक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया, सेम बोर्ड के मॉडल को उल्टा कर दिया मैंने कुछ बाद में कंपोजिटिंग में फ्लिप नहीं किया, पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम हो जाती है बाद में, तो मैंने ओरिजिनल बोर्ड को ही फ्लिप कर दिया और 2 रेंडर निकाला मैंने उसके। और पानी के लिए मैंने पता क्या किया, अलाइड मोशन में एक इफेक्ट है वाटर रिफ्लेक्शन नाम का, तो मैंने सिंपली पहले अपनी बैकग्राउंड इमेज लिया जो मैंने ChatGPT से बनाया, उसके अंदर वाटर रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट डाला, फिर नॉर्मल जो मेन बोट है वो दिखाया, और जो वाटर रिफ्लेक्शन वाली बोट है उसको दोनों के बीच में, मतलब जो मेन बोट है और जो बैकग्राउंड है उसके बीच में कंपोजिट कर दिया, और जो रिफ्लेक्शन वाली बोट है उसके अंदर भी मैंने वाटर रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट लगा दिया।
और थोड़ा सा उसे ब्लर कर दिया, और बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली ब्लर है, बट जब ये पहली बार जब बना तो शॉट इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। तो मैंने इससे क्या किया, बाद में इसमें मैंने फ्लेयर ऐड किया, जिसकी वजह से ये और बेटर हो गया। अगर अगर आप फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में बोट के देखेंगे तो आसपास उसके जा रहे स्मोक्स, डस्ट जो उड़ रही है कुछ भी, तो लॉजिकली कोई इसका आंसर मेरे पास था नहीं, बट वो थोड़ा सा ऑड लग रहा था। जब मैंने उसे बोर्ड डाला वो सही से कंपोजिट नहीं लग रही थी, तो मैंने बैड वीएफएक्स को हाइड करने के लिए क्या करा, उस पर वो जो स्मोक्स थे वो उसको ऑनलाइन डाउनलोड करा, स्टॉक फुटेजेस को, और हल्का हल्का हर जगह लगा दिया। तो क्या होता है, जब भी आप ओशन या नेचर्स की कोई बड़ी जगहों पर जाएंगे तो वहाँ कैसा होता है ना, जो अपना फोरग्राउंड होगा वो परफेक्टली दिखेगा, बट बैकग्राउंड में चीज़ें जितनी दूर जाएगी वो फॉगी और हेजी हो जाएगी, जो कि मेरा अकॉर्डिंगली बोले तो कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है, शेडो कम हो जाती है। तो उस टाइप का इफेक्ट मैंने थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश किया कि बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम दिखना चाहिए। इसके लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट कम नहीं करा हूँ, मैंने ऊपर से एक अलग लेयर डाल दिया स्मोक की, तो उसकी वजह से वो सेम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये जो मेरा खड़े होने वाला शॉट है, ये दिखने में काफ़ी बेसिक सा शॉट लगता है, बट इसके अंदर एक चीज़ है जिससे ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है, और वो है पर्सपेक्टिव्स। कि जब मैं खड़ा हो रहा है तो ये काफ़ी 3D फील हो रहा है, क्योंकि मोस्टली जो वीएफएक्स फ़ोन में लोग कर रहे हैं वो प्लेन एक लेयर में होती है, मतलब जब कैमरा मूवमेंट होता है तो 3D फील नहीं होता जल्दी। मेरी जो भी कंपोजिटिंग होती है वो डायरेक्ट अलाइंड मोशन में होती है। कैपकट में मोस्ट लोग वीएफएक्स करते हैं, बट अलाइंड मोशन में मेरा मेन वीएफएक्स का कंपोजिटिंग का प्रोसेस होता है। तो मैं आज एक बताता हूँ आपको, जैसे कि आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिसको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर हम 3D कैमरा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इसे मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें 3D कैमरा वर्क होता है, जिसमें हम एक्चुअली रियल पर्सपेक्टिव फील करा सकते हैं इमेज, या मोस्टली जो वीडियोस बनाते हैं। तो उस टाइप में मैं अपनी वीएफएक्स वीडियोस बनाता हूँ। तो मैंने क्या करा, जो बैकग्राउंड था उसे माइनस में काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया, और जो मेरी बोट थी उसको माइनस में थोड़ा मतलब 50 के अराउंड रखा, और जब मेरा जो मेन कैरेक्टर था वो तो 0 पर ही था, और मैंने बोट की जो एंड साइड थी एक और वो ऐड कर दिया, जिसको मैंने प्लस में ले लिया। जैसे कि पीछे फोरग्राउंड के एकदम माइनस में, फिर बोट आई थोड़ा माइनस में, मैं आ गया 0 पे, और यहाँ पे आ गया प्लस में। तो ये एक लेयर बन गई पूरी लाइन से, जिसमें सबके बीच में डिस्टेंस है और एक गैप है। और अब मैं क्या करूँगा, अपना 3D कैमरा ऐड करूँगा, और फिर मैं कैमरा को पुल इन से पुल ऑफ करूँगा जब, तो ये एकदम 3D इफेक्ट फील होगा और एकदम ही रियली पर्सपेक्टिव मैच हो गया। और अब बात करते हैं क्रोमा की। तो इस वीडियो के अंदर मेजोरिटी ऑफ जो शॉट्स है उसके अंदर क्रोमा की काफ़ी अच्छा हुआ है। जो कि मेरा पहला शॉट था उसके अंदर जो मेरे हेयर्स है वो सही से कट नहीं हुए, तो क्रोमा की में सबसे मुश्किल जो चीज़ हो जाती है कटिंग करना वो होता है हेयर्स। और इसमें सबसे बड़ा टफ चैलेंज था एमन टारगेरियन, जिसके बाल काफ़ी लंबे थे, तो उसे कटिंग करने की प्रॉब्लम तो एक अलग सी प्रॉब्लम थी, बट प्रॉब्लम एमन से ज़्यादा मेरे कैरेक्टर में आ गई। जो कि ये पहला शॉट था, इसमें एक्चुअली में हेयर्स कटिंग नहीं होते, जो फाइनल आउटपुट है उसके अंदर भी सेम वैसे दिखेगा। तो नॉर्मली अलाइड मोशन में हमें 2 क्रोमा की मिलते हैं, एक एडवांस क्रोमा की, एक नॉर्मल वाला। तो मैं नहीं बोला कि एडवांस यूज़ करना, हमेशा जो सीन के अकॉर्डिंग रहेगा, आपके सीन आपका कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वाला यूज़ करना है। उसके बाद जो एजिस को पूरा हमेशा कट ना करे, थोड़ा सा जो एजिस रह जाएगा, ब्लैक एजिस रह जाती है जो क्रोमा के बाद, तो उसे पूरा अंदर तक कटआउट नहीं करना है, उसे छोड़ देना एक लेवल पे लाके। फिर क्या करना है, हमें HSL मिक्सर ऑन करना है, और उससे जो ग्रीन कलर है उसके सेचुरेशन कम कर देना है। अगर आपके सीन में येलोइश टोन है तो उसे ग्रीन से येलोइश पे कर दो, बाकी तो कोई और कलर पे वो ट्रांसफॉर्म होता नहीं है। ब्लू पे थोड़ा जाएगा और येलो साइड पे तो आ जाएगा थोड़ा सा। तो अगर ये 2 कलर नहीं है तो उसे पूरा ही कम कर दो, और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर दो, क्योंकि जो एजिस होती है वो डार्क हो जाती है, तो ल्यूमिनेंस बढ़ाने से वो थोड़ी वाइट हो जाएगी, तो जितना भी ग्रीन पार्ट है वो इरेज हो जाएगा एक तरीके से। और उसके बाद फिर भी वो कन्विंसिंग नहीं लगता है हमेशा, तो उसके बाद ये इफेक्ट यूज़ करना। ये क्या करता है, जो आपकी एजिस है उसको और कट आउट करता है, बट नॉट एज क्रोमा की, वो से अंदर साइड ही और बाहर साइड पुल ऑफ कर सकता है खाली। अगर एक सर्कल है तो सर्कल को और छोटा कर देगा, तो जैसे मेरी एजिस है पूरी बॉडी की, तो उसको और अंदर ले लेगा वो। तो उसकी इंटेंसिटी 1 या 2 के अराउंड रखना, और उसमें यूज़ करना फेदर हल्का सा, क्योंकि हमेशा जब भी क्रोमा की आप करोगे वो एजेस को एकदम शार्प कर देता है, जो कि अगर आप ओरिजिनल रियल फुटेज कभी शूट करोगे तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हल्का सा फेदर होना चाहिए आपके एजेस की बॉडी के ऊपर, तो वो मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। और बाकी तो थोड़े कलर एडजस्टमेंट में कर देता हूँ, जैसे कि एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये तरीके की चीज़ें यूज़ कर देता हूँ। तो अब आते हैं एमन टारगेरियन और वेगार पे। मुझे मालूम है काफ़ी लोग वेट कर रहे हो कि इसी चीज़ को जानने के लिए कि मैंने एमन टारगेरियन और वेगार को कैसे बनाया और इसे कैसे कंपोजिट करा। तो शुरू करते हैं वेगार से। तो मैंने उसका 3D मॉडल डाउनलोड करा स्केचफैब से, जो कि ऑलरेडी एनिमेटेड था, उसके टेक्सचर काफ़ी हाई क्वालिटीज़ थे। तो पहली जो एंट्रेंस होती है वेगार की वो इस शॉट में होती है, जो कि काफ़ी दूर है वो। तो मैंने CGI के टाइम पे लाइटनिंग का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे एक बेसिक सा रेंडर देके वहाँ पर मैंने दूर ऐड कर दिया, क्योंकि वो क्लाउड्स के बीच में से आ रहा है, तो इतना दूर है तो दिखेगा भी नहीं। फिर आता है मेन शॉट वेगार का, जो कि ऊपर से दिखाता है, जहाँ पर हमारा एमन टारगेरियन उसके ऊपर बैठा है। और अगर इस शॉट में मेरे लिए कोई सबसे बेस्ट चीज़ थी तो वो थी क्रोमा की ऑफ एमन टारगेरियंस हेयर।
तो इतना परफेक्टली कट आउट हुआ है और इसके अंदर जो मैंने प्रोसेस पहले बताया क्रोमा की का वो उसी टाइप का यूज़ करा हूँ मैंने, बट काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है। मुझे लगा नहीं था वो हो पाएगा बट वो हो गया। और जो वेगार हमें दिख रहा है वो नॉर्मली एनिमेटेड था पहले से, तो मैंने खाली कैमरा उसमें रखा, थोड़ा सा वाइड कर दिया कैमरे को, तो और जो उसका एनिमेशन था उसके अंदर वो बहुत हिल रहा था। मतलब मेरा विजन थोड़ा ऐसा था कि वो एकदम स्लोली ऐसा जाएगा, बट उसके अंदर वो ऐसा ऐसा जा रहा था। तो उसकी स्पीड में मुझे कैमरा हर 10-15 फ्रेम बाद नीचे ऊपर करना पड़ रहा था, बट जो फाइनली आया वो उसके अंदर बहुत शेक हो रहा था, जबकि मुझे एकदम स्मूथ चाहिए था। तो मैंने क्या किया, अलाइड मोशन के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर था एमेंट टारगेरियन, जो क्रोमा की हो गया बाद में, तो मैंने उसे क्या करा कि पहले जो हमारी वेगार वाली फुटेज थी उसे डाल दिया, और एमेंट टारगेरियन को जैसे जैसे मूवमेंट कर रहा था तो उसके मूवमेंट के हिसाब से नीचे ऊपर करा मैंने, और बाद में एक अलग से कैमरा ऐड किया अलाइड मोशन में और उसे जूम इन करके परफेक्टली एक फ्रेम में लेकर आया। तो उस हिसाब से वैसा सीन है कि वेगार काफी हिल रहा है और एमेंट उसके ऊपर बैठा है तो वो भी हिल रहा है, बट जो हमारा कैमरा है वो स्मूथली मूव कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ ऐसे टाइप का मैंने बनाया हूँ। और जो बैकग्राउंड इसके अंदर यूज़ किया मैंने वो एक स्टॉक फुटेज है, मैंने स्टॉक फुटेज ऐड किया क्योंकि जो इमेज है वो इतना कन्विंसिंग नहीं लगती अगर मैं जूम इन जूम आउट करता, क्योंकि पर्सपेक्टिव का सीन होता है उसके अंदर, तो मैंने स्टॉक फुटेजेस यूज़ किए यहाँ पे। जो कि ओरिजिनल में डे लाइट सीन था, ब्लू स्काई था, मैंने बाद में उसे अलाइड मोशन में ही थोड़ा कलर ग्रेडिंग करके सनसेट टाइप बना दिया। और अब रिवील होता है वेगार। आई नो कि ये कम्प्लीटली वेगार जैसा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि वेगार का 3D मॉडल मुझे मिला नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो सिमिलर तो उसके जैसा दिख ही रहा था। वेगार जो है कि क्लाउड्स के बीच में से आ रहा है, तो स्टार्टिंग के सीन में मैंने थोड़ा क्लाउड्स ऐड किया और बाद में जैसे वो आगे आता है वो क्लाउड्स पीछे चले जाते हैं। और बाकी ये वाला जो सीन है ये स्लो मोशन में डालो वेगार का, जैसे कि मैंने बोला जो मॉडल है वो काफ़ी मूवमेंट ले रहा था उसके अंदर, तो मैंने नॉर्मली उसको कैमरे के सेंटर में रख के रेंडर कर लिया और बाद में आगे उसे स्लो मोशन कर दिया। तो अब बात करते हैं फाइनल शॉट की जिसमें एमेंट का फेस रिवील होता है। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे शॉट लिया था, अराउंड अराउंड 3 to 4 शॉट थे जिसके अंदर एमेंट का फेस दिखने वाला था, बट फाइनल में वो सही से बना नहीं। जैसे कि मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग 8 से 9 शॉट निकाल दिया हूँ जो कि वीडियो में थे, फाइनल भी हुए थे, बट लास्ट में मैंने से वहाँ से निकाल दिया 8 से 9 शॉट को, जिसमें से 3 तो एमेंट टारगेरियन के क्लोजअप शॉट थे जिसको मैंने निकाल दिया क्योंकि वो इतना सही नहीं लग रहे थे। एग्जैक्टली सीरीज जैसा सेम बना तो पॉसिबल था नहीं, तो मुझे सही नहीं लगा तो मैंने शॉर्ट से निकाल दिया कि मतलब खराब लगने से अच्छा उसे निकाल ही देते हैं। तो मैंने एक ही शॉट डाला वाला जिसके अंदर जो एमेंट के हेयर थे वो सही से क्रोमा की नहीं हुए थे, तो उसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला। वो क्या किया मैंने कि अलाइड मोशन में एक सर्कल मास लिया, तो डुप्लीकेट लेयर करके एक लेयर में फेस को कट आउट करके निकाल दिया खाली मैंने, और बैकग्राउंड वाली इमेज थी उसे ब्लर कर दिया। तो वो इल्यूजन ऐसा बना कि जो इतना फेस था वो क्लियर दिख रहा था, बट जो साइड से जैसे पीछे पीछे जा रहे थे तो एकदम फिदर टाइप में पूरा ब्लर हो रहा था पीछे। और जब वो ब्लर हुआ तो इतना नोटिसिंग में आया नहीं कि क्रोमा की सही से नहीं हुआ है, तो ये एक ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो जितनी भी मैंने फुटेजेस बनाया उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया कैपकट में, और यहाँ पर फाइनल कंपोजिटिंग का टाइम था तो क्लिप एडजस्टमेंट्स करा और यहाँ पे थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करा, क्योंकि जितने भी सब शॉर्ट्स थे चाहे वो ऑरेंज दिख रहे थे, बट जो उनकी टोन थी वो कहीं येलो तो कहीं रेडिश जा रही थी, बट मैं सबको ठीक नहीं करा यहाँ पे क्योंकि कुछ ऐसे शॉर्ट थे जिसको ठीक मैं जब कर रहा था तो मेरे अकॉर्डिंग ख़राब हो जा रहे थे। तो कुछ शॉर्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े येलोइश टाइप में है और कुछ ऐसे है जो रेडिश टाइप में है, तो दोनों का मिक्सचर है ऑरेंज के साथ। फिर यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे इफेक्ट्स ऐड किया, जैसे कि जब भी वेगार आ रहा है तो वहाँ पर शेकी इफेक्ट मैंने किया क्योंकि उसे हैवी फील दिखाने के लिए मैंने शेक इफेक्ट ऐड किया। मेजोरिटी ऑफ शॉट्स में मैंने बाद में फ्लेयर ऐड किया ऊपर से, जो कि उसे और नेचुरल लुक देता है। उसके बाद आता है मेरा सबसे फेवरेट प्रोसेस, साउंड डिज़ाइन, और दिस इज़ द साउंड डिज़ाइन पैनल। तो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझा नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ।